शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। दिस इज़ साजिद अली हैदर, CEO ऑफ किंग क्लैप प्रॉपर्टी टर्की। इस वीडियो का टॉपिक है कंप्लीट सेटलमेंट प्लान इन टर्की विद फैमिली। स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू डिस्कस all the details and particularly what measures you would adopt while buying property in Turkey. Importance of real estate company or real estate consultant and importance of company agreement, that is also called client retainer agreement. ये हमारे जो 2-3 टॉपिक्स हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि जब आप टर्की शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो मरहलावार क्या स्टेप्स हैं जो आपने अडॉप्ट करने हैं, किस तरह आपने इस सारे प्लान को लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप आपने कौन से इक़दामात हैं जो करने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है ताकि आप अपने इस नेक मकसद में कामयाब हो सकें और जो स्कैम्स हैं उनसे बचा जा सके और किसी किस्म के माली नुकसान से ख़ुद को महफूज रखा जा सके। चूँकि सबसे पहले किसी भी कंट्री में जब आप लीगल एंट्री करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस जो है वो अपलोड की हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक कंप्लीट वीडियो बनाने लगा हूँ जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ होगी। उसमें आपको गाइड किया जाएगा कि आपने किस तरह अपना वीज़ा जो है वो प्रोसेस करना है और कितने दिनों में आपको वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको वीज़ा आप हासिल कर लेते हैं, यकीनन आपने सेकंड स्टेप पे टिकट बाय करना होता है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वीज़ा आप कंप्लीट फैमिली के साथ जो है वो अप्लाई करें, लेकिन वीज़ा आने के बाद ट्रैवल आप सिर्फ वो लोग करें जिन्होंने प्रॉपर्टी बाइंग के लिए डिसीजन लेना है। चूँकि वीज़ा की वैलिडिटी 6 मंथ्स तक होती है, तो बिटवीन दीज 6 मंथ्स आप जब चाहे ट्रैवल कर सकते हैं। और क्यों आपको कंप्लीट फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहिए, उसकी कुछ सर्टन रीज़न्स हैं। जब आप कंप्लीट फैमिली के साथ आएंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको होगी अकोमोडेशन की और फूड की। चूँकि आपके पास यहाँ पे वक्ती तौर पे जो है वो अकोमोडेशन आपको होटल के अंदर करना होगी, जो कि आजकल पर्टिकुलरली चूँकि टूरिस्ट डेज़ हैं और सीज़न है तो होटल्स भी बहुत महंगे हैं, टैक्सी भी, और उसके साथ साथ फूड भी। तो चूँकि आपने टूरिस्ट प्लेसेस में रहना है तो आपको जो है वो होटल्स कॉस्टली पड़ेंगे, इसलिए ज़्यादा लोगों के आने की बजाय आप सिंपली वो लोग तशरीफ़ लाइए जिन्होंने ये डिसीजन करना है। आप अपने नेटिव कंट्री में जब तक मौजूद हैं, आपको चाहिए कि आप गूगल करें, अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें और फाइंड आउट करें उन कंपनीज़ को, उन रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स को जो प्रोफेशनल हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं और जिनकी एक अच्छी प्रोफाइल है, जो ऑलरेडी अच्छी सर्विस दे चुके हैं और एक अरसा दराज से इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं। जब आप उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं तो आप एक ऑप्शन ना रखिए, एक से ज़्यादा ऑप्शंस रखिए। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो आने से पहले जो है उन कंपनीज़ में से किसी एक के साथ कम से कम अपना टिकट जो है वो शेयर करें और उनके ज़िम्मे लगाएं कि वो आपको एयरपोर्ट से पिक करें और आपको होटल के अंदर या किसी अपार्टमेंट के अंदर जो है वो स्टे करवाएं। बेसिकली जब आप किसी से वीज़ा सर्विस लेते हैं, टिकट सर्विस लेते हैं, एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप सर्विस लेते हैं और अकोमोडेशन के बारे में उनकी रहनुमाई लेते हैं, तो ये 3-4 स्टेप में आप कम से कम उन्हें एनालाइज करने में आपको टाइम मिल जाता है। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप उनकी सर्विस क्वालिटी देखते हैं और उससे आपको एटलीस्ट उनके साथ जो है उन्हें समझने का आपको मौका मिलता है और आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि फ़र्दर आपने प्रॉपर्टी बाइंग में या रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन में उनकी सर्विस लेनी है या नहीं लेनी है। तो ये जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आपको उतना ही उसका फ़ायदा होगा और आप अपने डिसीजन के अंदर जो है ये आपको हेल्प करेगा।
अब जब टिकट ले लिया आपने एयरपोर्ट से, आपको किसी भी कंपनी ने आपको पिक किया, होटल के अंदर ड्रॉप कर दिया और आपने वहाँ पे जो है वो स्टे किया, ऑब्वियसली जो सबसे पहला काम कीजिए वो उस कंपनी या उस रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो है उनका ऑफिस विजिट कीजिए। ऑफिस विजिट करने पे आपको कम से कम उनके स्टेटस के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी प्रोफेशनल है। साइज़ में बड़ा होना मेरा मकसद नहीं है, काम में बड़ा होना मकसद है। तो जब आपने उस कंपनी को विजिट किया तो आप कम से कम उनके साथ एक अपना रिटेनर एग्रीमेंट कीजिए, जो कि ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, जिसके अंदर ये तय होना चाहिए कि वो कंपनी आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी कंसल्टेंसी फ़ी कितनी है और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा और आपको क्या पे करना है। ये सारी चीज़ें जब आपके पास रिटेनर एग्रीमेंट की सूरत में एक एग्रीमेंट होगा, कंपनी लेटर हेड के ऊपर होगा, तो एटलीस्ट आपके पास एक प्रूफ है कि आप उस कंपनी के साथ जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं। और याद रखिएगा, अच्छी कंपनीज कभी भी एग्रीमेंट साइन किए बगैर काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट काम होता है आपका टैक्स नंबर जनरेट करना, जो कि ऑनलाइन विद इन 5 मिनट्स जो है वो जनरेट हो जाता है। टैक्स नंबर के बाद आपका सेकंड स्टेप होता है कि आपने रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है, और ये ख़ास तौर पे सिर्फ उस शख्स का होगा जिसने प्रॉपर्टी बाय करनी है, यानी जिसके नाम पे टाइटल डीड होगा, जो मेन एप्लीकेंट होंगे। रेजिडेंस परमिट, अब आप ये सोचेंगे कि क्यों अप्लाई करना ज़रूरी है जबकि हमारे पास प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो हमें रेजिडेंस परमिट कैसे गवर्नमेंट अलाउ करेगी। तो बेसिकली रेजिडेंस परमिट जो है इसलिए मैंडेटरी हो गया है कि उसके बगैर आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा। और चूंकि ये रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई की जाती है, और अगर जो आपकी अपॉइंटमेंट डेट होगी उस पर आप अपनी फ़ाइल फिजिकली सबमिट नहीं करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये कैंसिल हो जाएगी, इसलिए इसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने एप्लीकेशन जो है वो रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर दी, तो वो आप एप्लीकेशन अपना पासपोर्ट लेके तशरीफ़ लेके जाएंगे बैंक में और आपका अकाउंट ओपन होगा। याद रखिएगा कि टैक्स नंबर जनरेट करने में कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ सर्विस है। अगर कोई आपसे 50-100 लीरा चार्ज करे तो वो कर सकता है, वरना इसके कोई एक्सपेंस नहीं है। इसी तरह जो रेजिडेंस परमिट आपने अप्लाई करना है TRC, उसकी कोई फ़ी नहीं है, वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। लेकिन अगर कोई आपसे सर्विस फ़ी 50 या 100, ये मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल बनते ही नहीं है, वो आपको चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर एक कंपनी होगी तो कंपनी कभी भी इन सर्विसेज के आपसे पैसे नहीं लेगी, क्योंकि वो अपनी सर्विसेज के अंदर इन चीज़ों को ऑलरेडी आपको जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई चार्जेस नहीं है मास वाई बैंक की एनुअल फ़ी के, और उसके लिए भी बैंक आपको रिसीट देगा। और ये नॉर्मली 2400 होते हैं अगर आपने कल को प्रॉपर्टी बाय करते हुए दाप रिपोर्ट लेनी है और आपने डॉलर को लीरा में कन्वर्ट करना है, तो इसकी भी कोई सर्विस फ़ी नहीं होती है। आपका अकाउंट ओपन हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा कि आप अपने उस कंसल्टेंट को अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि मुझे अपार्टमेंट जो है वो $75,000 वाले बजट में चाहिए या $50,000 वाले नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी कोई होमवर्क है तो आप उनसे शेयर कीजिए कि मुझे इस सिटी में, इस इलाका में चाहिए, ये साइज़ होना चाहिए, ये लोकेशन होनी चाहिए। और डेफिनेटली जो आपने अपार्टमेंट देखना है उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लोकेशन। लोकेशन के साथ साथ आपकी जो बेसिक अमेनिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, वो आपने देखनी है कि स्कूल कितना दूर है और हॉस्पिटल कितना दूर है, मस्जिद कितनी दूर है, मार्केट जहाँ से आपने डेली एडिबल लेने हैं वो कितनी दूर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनके लिए आप अपने उस कंसल्टेंट के साथ विज़िट करेंगे, जो कि वैसे वो विज़िट जो है वो फ्री होता है। हमारी कंपनी तो ये विज़िट फ्री देती है, लेकिन उसमें हमने एक कंडीशन रखी हुई है कि जब हम आपके साथ मार्केट अपने ऑफिस में एक मीटिंग करेंगे तो हम आपकी रिक्वायरमेंट को नोट डाउन करेंगे, फिर हम उसके ऊपर होमवर्क करेंगे और हम शॉर्टलिस्ट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 3-4 प्रॉपर्टीज़ जो कि आपकी उस तमाम नीड को फुलफ़िल करती होंगी। तो अगर तो आप इस तरह उन 3-4 प्रॉपर्टीज़ जो हमने आपको जो है वो आपके होमवर्क के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक होमवर्क करने के बाद विजिट करवाई, अगर आप उनमें से ले लेते हैं तो फिर तो कोई फ़ी नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ डिपॉजिट जो है वो दिया जाए इन एडवांस, ताकि हमें भी पता हो कि हमारा क्लाइंट कितना सीरियस है हमसे प्रॉपर्टी लेने में। अगर वो डिपॉजिट आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो वो उसमें हमारी जो कंसल्टेंसी फ़ी होती है उसमें वो एडजस्टेबल है,
उसके कोई एडिशनल नहीं है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप हमसे 2, 4, 5 दिन या एक हफ्ता सर्विस लेते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आप प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हम पे लाजिम है कि हम अपने टाइम और अपनी सर्विस के लिए एटलीस्ट आपको $1000 जो है वो ज़रूर चार्ज करें, चूँकि हमने आपको टाइम दिया, हमने आपको गाइड किया, हमने आपको सर्विस दी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, चूँकि आपने हमें हायर किया है, हमारी सर्विसेज आपने हायर की हैं, तो उसके लिए हम ये करते हैं। लेकिन दूसरों का मुझे अंदाज़ा नहीं कि किस तरह जो है वो काम करते हैं। अब आपने प्रॉपर्टी जो है वो पसंद कर ली है। पसंद करने के लिए मैंने जैसा कि आपको पहले अर्ज़ की कि आपको किन किन फैक्टर्स को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सेलर के साथ जो है वो अग्रीमेंट करेंगे। हम क्या करते हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये होता है कि जब आप हमसे एग्रीमेंट कर लेते हैं तो अगले एग्रीमेंट्स जो हैं वो फिर हम खुद करते हैं। यानी क्लाइंट का और किंग क्लैप का अग्रीमेंट जो है वो होगा। अब जब आपने प्रॉपर्टी बाय की तो जाहिर बात है जो सेलर है, जो लैंडलॉर्ड है, या उस तरफ से कोई एजेंट है, तो उनके साथ हम अग्रीमेंट करेंगे। हम उन्हें डिपॉजिट देंगे और हम एग्रीमेंट करेंगे। बिल्कुल माइनर सा डिपॉजिट होता है, 5000 लीरा, 10,000 लीरा, सम टाइम 2000 लीरा पे भी डिपॉजिट जो है वो हो जाता है। उसके बाद जो है जब अग्रीमेंट हो गया सेलर के साथ, तो फिर हम ये करेंगे कि हम उसकी एक्सपर्टाइज वैल्यू अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो अग्रीमेंट किया है उसके अंदर हमने ये कंडीशन लिखी है कि अगर एक्सपर्ट वैल्यू जो है वो पूरी आती है तो हम ये प्रॉपर्टी बाय करेंगे, अदरवाइज जो हमारा दिया हुआ डिपॉजिट है ये रिफंडेबल है, ये काबिल वापसी है। अब चूंकि हम ऑलरेडी करते ही वो प्रॉपर्टीज शॉर्ट लिस्ट हैं जो एक्सपर्ट वैल्यू के मुताबिक जो है वो पूरी होती हैं, तो लिहाजा हम एक्सपर्ट वैल्यू 2-3 दिन के अंदर जब आ जाती है तो उसके बाद ऑब्वियसली वो पूरी होती है। अगर $50,000 है तो मोर देन 50 होगी, अगर 75 वाली है तो मोर देन 75 होगी। अब आपने प्रॉपर्टी पसंद भी कर ली, आपने एक्सपर्ट वैल्यू भी ले ली। अब नेक्स्ट स्टेप होता है आपका तापू एप्लीकेशन, यानी टाइटल डीड एप्लीकेशन अप्लाई करना, ताकि तापू ऑफिस से आपको अपॉइंटमेंट मिल सके जिस दिन आपका तापू सेलर से बायर के अकाउंट नाम पे ट्रांसफ़र होना है। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 ये होता है कि आप अगर तो इस ड्यूरेशन में यहाँ पर स्टे कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ये रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप जो है वो वापस जाना चाहते हैं, आपने पसंद कर लिया, एक्सपर्ट वैल्यू पूरी आ गई, अब आपको पता है कि ट्रांसफ़र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं हमारे लॉयर को। और वो जो लॉयर हैं वो बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग होती हैं, ताकि आपको भी उनके साथ कन्वर्सेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसमें आप अथॉरिटी उन्हें देते हैं बेसिकली जो है वो सिर्फ बाय करने की, सेल करने की नहीं। अगर आप खुद मौजूद हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली तापू ऑफिस में जाना है। लेकिन इससे पहले ज़रूरी क्या है, आपने दैप रिपोर्ट लेनी होती है। वो बेसिकली आपका बैंक देता है। आपके वो जो डॉलर्स हैं 50,000 या $75,000 वो आप कन्वर्ट करते हैं लीरा में, और बैंक आपको एक रिपोर्ट देता है। वो आपकी जो है वो रिपोर्ट अटैच होती है तापू ऑफिस में टाइटल डीड ट्रांसफ़र के लिए। इसी तरह आपको उस अपार्टमेंट की इंश्योरेंस करवानी होती है उस करंट ईयर की आपके नाम पे, और वो इंश्योरेंस उसके साथ आपका जो है वो ये दैप रिपोर्ट, उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है जो ट्रांसलेटेड होता है, नोटराइज्ड होता है, टैक्स नंबर ऑलरेडी होता है। तो ये सारी चीज़ें लगा के अपने अपॉइंटमेंट जो आई उस पर आप चले गए। वहाँ पे जाके जो तापू ऑफिस का ऑफिसर है वो आइडेंटिटी चेक करेगा, सेलर की भी और बायर की भी, और तापू ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने हमेशा याद रखना है। जब आप प्रॉपर्टी बाय करने लगते हैं, आप सेलेक्ट कर लेते हैं, फाइनलाइज कर लेते हैं, तो आपने उसे वेरीफाई करना है कि उसके ऊपर कोई मॉर्टगेज तो नहीं है, उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं है, कोई डेट तो नहीं है, कोई ऐसे उसके ऊपर एक्सपेंडिचर्स जो बिजली पानी गैस के होते हैं प्रीवियस, तो वो सारी चीज़ें आपने जो है वो लिखवानी है सेलर से कि भाई ये क्लियर करना आपकी जिम्मेदारी है, और आपने तापू से पहले, पेमेंट से पहले जो है उसे क्लियर करना है। अब जब तापू ऑफिस आप जाते हैं तो ऑब्वियसली आपने पेमेंट जो है वो पहले ट्रांसफ़र करनी होती है सेलर के अकाउंट में। अब उसके लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आप जिस कंसल्टेंट के साथ काम कर रहे हैं या जिस कंपनी के साथ कर रहे हैं, अगर आपको उन पे एतमाद है तो फिर आप उनके मुताबिक जो है वो चलिए। अदरवाइज गवर्नमेंट ने इसको बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि आप बायर जो है वो अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है,
और उसकी रसीद जो है वो तापू ऑफिस में दे देता है और सेलर को दे देता है, ताकि ये प्रूफ रहे कि पेमेंट जो है वो ऑलरेडी मौजूद है एक मिडल मैन के पास। और वो मिडल मैन कौन है? गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का इदारा, गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर वो मौजूद होती है। उसमें आपको ये परेशानी नहीं, कल को तापू में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपकी अमाउंट सिक्योर है। अगर तापू ट्रांसफर हो जाता है आपके नाम पे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सेलर के अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर देगी। और अगर जो है वो तापू ट्रांसफर होने में कोई दिक्कत है तो गवर्नमेंट जिस अकाउंट से गवर्नमेंट के अकाउंट में गई थी वहां से वापस उसी अकाउंट के अंदर जो है वो आ जाएगी। ऑल्दो इट टेक्स टाइम, लेकिन ये सेफ है, ये सिक्योर है और ये हर लिहाज से गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करती है। क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मार्केट है तो यहाँ पे जारी बात है, जितनी बड़ी मार्केट होती है उतने ही बड़े स्कैम्स भी होते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो हमेशा उन चीज़ों को जो है वो डिस्करेज करती है। तो लिहाजा हमने इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं मैं क्विकली उन्हें रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले वीज़ा, फिर टिकट, फिर एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप और फिर अकोमोडेशन, उसके बाद प्रॉपर्टी विजिट, प्रॉपर्टी सिलेक्शन, उसके साथ आपका जो है वो टैक्स नंबर, आपका रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन, आपका बैंक अकाउंट, उसके बाद प्रॉपर्टी फाइनलाइज होगी, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट के बाद आपने एक्सपर्ट रिपोर्ट अप्लाई कर दी, एक्सपर्ट रिपोर्ट इक्वल आ गई, उसके बाद आप उसके बकाया जात चेक करेंगे, कोई लोन डेट वगैरह तो नहीं है, और उसके बाद तापू, और तापू से पहले आपने इंश्योरेंस करवाना लाजिम है, उसके साथ दैप रिपोर्ट जो आपको बैंक से मिलेगी वो लाजिम है, उससे पहले आपने उसके जो है वो सारी उसकी जो लीगल जो डॉक्यूमेंट है उसकी लीगैलिटी जो है वो चेक कर लेनी है, और अल्टीमेटली आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, तापू अपने नाम पे लेना है। और फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू हैव टू अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट विद योर तापू। अब आप अपनी फैमिली को इनवाइट कीजिए, उन्हें बुलाइए, अपने घर में वो शिफ्ट हों, आप अपना रेजिडेंस परमिट जो है वो अप्लाई कीजिए। अगर आपका वीज़ा वैलिड है तो फिर आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है जो कि वीडियो लेंथी होने की वजह से मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा। वो इंशाल्लाह आप मुझसे जो है वो फिजिकली क्वेश्चन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं कि अगर आपका वीज़ा 10 डेज़ का है, 7 डेज़ का है, तो आपको क्या करना होगा कि आपका स्टे यहाँ पर लीगल रहे, और आपका जब तापू आपके नाम पे हो जाए तो उसके बाद भी आप रेजिडेंस परमिट लेने के लिए एलिजिबल हों। ये हम इंशाल्लाह ताला जो है वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैंने आपसे अगेन रिक्वेस्ट करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, इनके लिए प्रॉपर हमें जो है वो नॉलेज शेयर करते हैं आपके साथ, रिसर्च के बाद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, ताकि हमें भी एक हौसला अफजाई हो और हम मज़ीद जो है वो मेहनत कर सकें और हमें उसका फ़ायदा भी हो सके। जो हम वीडियोस बनाते हैं वो ज़्यादा लोगों के पास जाएंगी तो ऑब्वियसली उन्हें नॉलेज मिलेगा, और इस तरह अगर उन्हें नॉलेज मिलेगा तो हमें बिजनेस मिलेगा। हम बेसिकली जो है वो दोनों काम कर रहे हैं कि सर्विस भी कर रहे हैं, आपको नॉलेज भी दे रहे हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ अल्टीमेटली हमारा अपना भी बेनिफिट है कि हमें इससे बिजनेस मिलता है। तो अल्लाह पाक आपका बहुत सारा हामी नासिर हो जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।